मैं उन संस्थाओं के बारे में पहले बताना चाहता हूँ जिनकी गड़बड़ियों की वजह से हम लोगों को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि आज रोशनी दिखाने के लिए हमारी सबसे युवा पीढ़ी जिसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं जो हम लोगों के जीवन में नहीं थी उनके जीवन में है। इसके बावजूद उन्होंने ऐतिहासिक संघर्ष करके पूरे देश में एक हौसला पैदा किया, डर को दूर किया। देश डर गया था। हमें लग रहा था कि हम 78 साल से जिस लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं इसे हमने खो दिया है। हमारी पीढ़ी के तो बहुत से लोग मेरे समेत बेहद निराश थे। परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि वो निराशा बढ़ती जा रही थी। तो जेन जी को और उन युवाओं को, छात्रों को, सबको कई बार सलाम जिन्होंने हम में फिर से आशा का संचार किया। अब आप देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी मानव अधिकार की संस्था है देश में, एक आयोग है। हमारे पास बहुत सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं जो कानून से उनका जो अधिकार है और उनकी जो उपस्थिति है वो कानून सम्मत है। वो उनकी ताकत संविधान है। वो किसी के लिए अदरवाइज उत्तरदायी नहीं है संविधान के अलावा। लेकिन उनमें क्षय हो गया था। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो सबसे प्रमुख इकाई है, मैं जब आ रहा था तो मैंने स्क्रॉल किया तो इसका हालत ये है कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन है, ये जो संस्थाएं हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी, जिसमें यूनाइटेड नेशन बने, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी जिन्होंने दुनिया को कानून कायदे में न्यायप्रिय बनाने में मदद की और उसमें बहुत सारे देश सिग्नेटरी हुए। भारत भी उसका एक सिग्नेटरी है। उसी के तहत ये NHRC जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिग्नेटरी है और वहाँ से उसकी मान्यता तय होती है। ये मान्यता 2023-24 में खतरे में पड़ गई थी और इसका रीएक्रेडिटेशन जो है वो टल गया था। मार्च 2025 में NHRC को A से B कैटेगरी में डाउनग्रेड करने की रिकमेंडेशन चली गई। यानी ये माना गया कि जो ये हमारा कमीशन है ये मानव अधिकारों के मामले में जो इसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। खैर, जिस वजह से हम ये व्याख्यान माला हो रही है उससे बड़ा सबूत तो क्या होगा कि 84 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी को इस देश के निजाम ने एक सिपर के लिए हाई कोर्ट में कई पेशियों में दौड़ाया और आखिर में वो नहीं रहे। तो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन पे तो इससे बड़ा तो क्या होगा, और हमारे पूरे ह्यूमन राइट अप्रोच पे इससे बड़ा तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। ये NHRC का मामला है। चुनाव आयोग के बारे में तो क्या कहें, सुनवाई चल रही इस समय फिर से कोर्ट में। कोर्ट के ही सजेशन से मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ये तय हुआ था कि जब तक कानून नहीं बनता, इनकी नियुक्ति का कानून नहीं था तब तक ये व्यवस्था की जाए कि लीडर ऑफ हाउस यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन लोग मिलके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया करें। इससे लोगों में विश्वास होगा। क्योंकि वो मुकदमा इस बारे में था कि लोगों में चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अगर अविश्वास हो जाए तो फिर लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी। बात बहुत गंभीर थी, बहुत गंभीर सवाल था। एक आयुक्त की नियुक्ति को चैलेंज करता हुआ ये पिटीशन था। मार्च 2023 में इसमें फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं है तब तक ये व्यवस्था कर लीजिए, इससे अविश्वास खत्म रहेगा और नई नियुक्तियां इसी के तहत की जाए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने झट से उस आर्डर के उस हिस्से को पकड़ लिया कि कानून नहीं है अभी, तो तुरंत कानून एक बना लिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और 3 सदस्यीय समिति में एक मंत्री को शामिल कर लिया चीफ जस्टिस की जगह। यानी प्रधानमंत्री, उनका ही एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन जो अकेला सिर्फ विरोध व्यक्त कर सकता है जब अकेला रह जाएगा, ऐसी व्यवस्था कानून में बना दी। अब वो फिर चैलेंज में है और सुप्रीम कोर्ट अब पूछ रहा है
कि भाई आपने ये व्यवस्था, ये जो कानून, ये फैसला जो था उसमें 3 स्टेंजा लिखे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इस पर विश्वास लोगों का होना चाहिए। अगर ये तो चुनाव तो अल्टीमेट है, अगर इस पर विश्वास ही नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? और आपने फिर इस तरह का कानून बना लिया। आप इसका, अब वो बहस चल रही है, आप जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह के फैसले होने में वर्षों लगते हैं। फिलहाल तो यही व्यवस्था लागू है और मनपसंद चुनाव आयुक्तों की नियुक्त हो रही है, और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं सब तथ्य आपके सामने हैं। तो ये 2 संस्थाएं मैंने प्रमुखता से गिनाई आपको। इसके बाद मैं अपने जिस काम को मैं करता हूँ यानी पत्रकारिता, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, फिर मैं अपना मुख्य भाषण पढ़ता हूँ। देखिए, मनुष्य जब भी विकसित हुआ, इसके बारे में जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड नॉलेज है उसके अनुसार हमने अपने विकास क्रम में टूल्स डेवलप किए। पहले हम पत्थर से आग जलाना सीखे, 2 पत्थरों को रगड़ने से, फिर उसके आगे के टूल्स बने। भोजन के लिए हमने उपकरण बनाए, हथियार बनाए। विकसित होते होते हम, यानी जो हमारे पास ज्ञात इतिहास है मनुष्यता का, मनुष्यता के 2 इतिहास हमारे सामने हैं। एक है कि मनुष्य कब से पृथ्वी पर है, ये मैं एविडेंस बेस्ड नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो 18-20 लाख साल से हमें ऐसे फॉसिल्स और दूसरी चीज़ें मिली हैं, ऐसे मतलब सैंपल्स मिले हैं जिससे हम मनुष्य की या मनुष्य जैसे किसी प्राणी की इस पृथ्वी पर उपस्थिति के बारे में जानते हैं। लेकिन जो हमारा अभी जैसा आदमी है, जैसे हम आज हैं, इस तरह के इंसान को जो बातचीत करता है, जो अपनी बात लिखता पढ़ता है, जो बोलता है, जो रिलीजन वगैरह को प्रैक्टिस करता है, जो और भी तरह से बहुत सारे नए टूल्स को यूज़ करता है, जिसके जीवन में खान पान और बहुत फ़र्क आ गया है, और जिसने दुनिया में दूसरे जीवों को जो उस जैसे हैं, यानी जो स्तनपाई जीव हम लोग कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे जानते ही होंगे, तो उनमें सबसे आगे जो निकल गया है, संख्या भी जिसकी बहुत बड़ी हो गई है, 8 अरब के आसपास दुनिया में हम लोग अब इंसान हैं। तो इस इंसान के विकास क्रम में एक समय ऐसा आया रहा होगा, पता नहीं कब, लेकिन जब भी कि उसे लगा होगा कि किसी दूसरे आदमी को प्रभावित करने के लिए, दूसरे इंसान को प्रभावित करने के लिए उसके पास जो नॉलेज है वो दूसरे से अलग है या सिर्फ उसी के पास है। यहाँ से कम्युनिकेशन पैदा हुआ होगा। इसकी कोई उम्र हमारे पास नहीं, कोई सैंपल भी नहीं है कि कब हुआ। हम इसको शॉर्ट करके आते हैं। इसका हमारे पेशे जैसा विकास यानी पत्रकारिता जैसा विकास तब हुआ जब 17वीं 18वीं 16वीं 17वीं सदी में एक जर्मन ने एक प्रिंटिंग प्रेस बना दी, क्योंकि इसके पहले हमारे पास चीज़ों को लिख के रखने उखने की व्यवस्था उस तरह से नहीं थी। पत्तों उत्तों पे चीज़ें लिखते उखते थे। लिपि भी विकसित हो रही थी, पुरानी जो लिपि है उन सब में बहुत चेंजेस हो रहे थे। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनी। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहला काला सफ़ेद यानी सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षरों से छापने वाला जब प्रेस दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जहाँ यूरोप के लोग रहते थे, चूँकि मशीन यूरोप में पहले बनी थी, जर्मनी में, यूरोपीय देशों से जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी, भारत भी एक कॉलोनी था, इन सब देशों में वो प्रिंटिंग प्रेस पहुँचा। तो शुरुआत में भारत के आज़ाद होने तक, आज़ाद होने के 10-15 साल 20 साल बाद तक, जब तक काले सफ़ेद प्रेस का दौर था कि सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षर छापे जाते थे, और वो प्रिंटिंग प्रेस बहुत महंगा नहीं था, जिसमें शादी के कार्ड वार्ड भी छपते थे, किसी कार्यक्रम का न्योता भी छपता था, छोटी मोटी किताबें भी छपती थी, कुछ अखबार भी निकलते थे बहुत सारे। तो हमारे यहाँ इस तरह का अखबार जो रजिस्टर होते थे उनकी संख्या 1 मिलियन थी, यानी करीब 10 लाख हमारे यहाँ अखबार अंग्रेजी राज से और हमारे आज़ाद होने के बाद के 20-25 साल तक, जब तक रंगीन प्रेस नहीं आया, तब तक हमारे अखबारों की संख्या 10 लाख के आसपास थी। गांधी जी भी अखबार निकाला करते थे, पत्रिका भी निकालते थे,
उस ज़माने के राजनेताओं में सब में अखबार वगैरह निकालने, छापने, छोटे छोटे बहुत सारे अखबार होते थे। 10 लाख अखबार थे काले सफ़ेद प्रेस के ज़माने में। कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे चीज़ें बदली। तो ये जो 10 लाख अखबार थे, ये बहुत साधारण मिडिल क्लास लोगों के थे, कुछ बड़े लोगों के भी थे, लेकिन ज़्यादातर साधारण और मिडिल क्लास लोगों के थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अखबार, गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे अखबार, समाज में सती प्रथा और इस तरह की दूसरी जो हमारी गलत मान्यताएं हैं, इन सब के खिलाफ लड़ रहे थे अखबार, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम ले रहे थे अखबार। इसके बाद रंगीन प्रेस आ गया, जिसमें आपने देखा कि वो सारे अखबार अब तो रंगीन ही छपते हैं। ये जो जेनजी के बच्चे हैं, इन्होंने ये परिवर्तन नहीं देखा होगा, इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूँ। रंगीन प्रेस बहुत महंगा था। काले सफ़ेद प्रेस की तुलना में उसकी कीमत 150-200 गुना ज़्यादा थी। तो एकाएक उसकी संख्या एकदम से घट गई और देश में रजिस्टर्ड अखबारों की संख्या करीब 1,35,000 रह गई। जो एक ज़माने में 10 लाख लोग अखबार निकालते थे और उसमें करीब एक अखबार में, चलिए प्रिंटिंग का मालिक वाला खुद ही संपादक बन जाता होगा, लेकिन कोई आदमी तो रखता होगा जो उसकी सभी कॉपिंग करता होगा, कोई उसकी रिपोर्ट लिखता होगा, तो 3 आदमी मान लें एवरेज, तो 30 लाख लोग उस काम में लगे हुए थे, जो उस आज़ादी का उपयोग कर रहे थे। क्योंकि वो बहुत छोटी पूंजी से चल रहा था, तो उसमें दबाव नहीं था, खर्चे छोटे थे। उसकी जगह जब ये बड़ा रंगीन अखबार आ गया, तो इसने पाठकों की बड़ी संख्या को खींच लिया। क्योंकि ये तो रंगीन था, बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, जो काला सफ़ेद में देख के आदमी को, उसकी तुलना में एक रंगीन अखबार, उसके रंगीन पन्ने, उस सब ने आकर्षण किया। तो काला सफ़ेद अखबार पिटना शुरू हुआ और उसकी जगह रंगीन अखबारों ने जगह ले ली। इनकी संख्या लेकिन बहुत कम हो गई और इनके मालिक बदलना शुरू हो गए। अब सिर्फ वही इसके मालिक हो सकते थे जो पैसे वाले थे, क्योंकि उसकी कीमत मैंने बताया 150-200 किलो ज़्यादा थी और संख्या घट गई। यहाँ से हमारी पत्रकारिता की भावना में, पत्रकारिता में कमजोरी आना शुरू हुई। और उसमें जो जज्बा था आज़ादी की लड़ाई लड़ने का, एक समय में समाज के सुधार करने का, वो सब अनुपस्थित होना शुरू हो गया। सिनेमा की खबरें, चटकीली खबरें, यौनिक खबरें, चटपटी खबरें, राशिफल, इन सब चीज़ों ने उसकी जगह लेना शुरू की और अखबार जो है आप कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी होना शुरू हो गए, मालिक बदल ही गए थे। इसके बाद आया टेलीविज़न, वो तो इससे भी आगे की चीज़ थी। आप अखबार तो पढ़ते थे, यहाँ आपके ड्राइंग रूम में सब खबर और वो, और तुरंत आ रही है, अभी खबर हो रही है, अभी आ रही है। अखबार तो रात में छपेगा, सुबह आपके शहर आएगा या आपके घर में आएगा, तब आप पढ़ेंगे, तब खबर जानेंगे। टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, वो नेता विपक्षी दल घूम रहे हैं, वो दंगा हो गया, वो अमेरिका में लड़ाई हो गई, वो ईरान में लड़ाई हो गई, सब चीज़ आप देख रहे हैं। टेलीविज़न ने अखबार को खा लिया, रंगीन अखबार को। और देश भर में इस समय टेलीविज़न जो है, जो खबर दिखाते हैं सभी भाषाओं में, उनकी संख्या घट के रह गई, सारे ग्रुप्स मिला के कुल 450 सारी भाषाओं देश भर में। तो जो चीज़ 10 लाख मालिकों से शुरू हुई थी और जो बहुत साधारण लोगों ने शुरू की थी, वो टेलीविज़न के आते आते 450 रह गई। ये 450 भी बहुत सारे ग्रुपों में है। जैसे अडानी के पास तो अभी शुरू हुआ है, उसने ख़रीदना शुरू किया 2-3 साल से NDTV के बाद से, तो अभी उसके पास शायद 12 या 15 हैं। लेकिन अंबानी ग्रुप के पास शायद 28 या 30 चैनल हैं। तो स्पोर्ट्स के, कॉमर्स के, वो बहुत सारी चीज़ें लोग ख़रीद लेते हैं। एक एजेंसी भी उन्होंने ख़रीद ली थी। तो अब ये ग्रुप्स बड़े टॉप ग्रुप्स में चला गया मामला। और एक नेशनल टेलीविज़न चलाने के लिए
आपको कम से कम 1000 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, 1000 करोड़ रुपए का, क्योंकि शुरू करने के लिए 400-500 करोड़ और 3 साल माना जाता है कि कम से कम वो लगातार घाटे में रहेगा, तो उसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए 150 करोड़ रुपए पर ईयर का, तो यानी 450 करोड़ हो, तो 1000 करोड़ के आसपास का कॉर्पस हो, तब आप नेशनल टेलीविज़न बन सकते हैं। इसमें भी खेल है। ये जो 475 टेलीविज़न चैनल्स हैं, इसके 95% टेलीविज़न चैनल्स घाटे में हैं। ये सब सरकार पर निर्भर हैं। एक एवरेज अध्ययन के अनुसार, ये सब चीज़ें आप गूगल करिएगा, मेरी बात पर या किसी की भी बात पर, जैन जी को एक मैं बात कहूँगा, किसी की भी किसी बात पर कभी विश्वास मत करिए, हर बात को क्रॉस चेक करिए, ये जीवन में जरूर रखिए। सब बातों को क्रॉस चेक करिए, उससे आपके अपने ज्ञानवर्धन में बेहतरी होगी, आप सच के करीब होंगे, और बहुत सी बातें बदलती रहती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो आप ज़्यादा सही करीब हो। तो इन टेलीविज़न चैनलों की हालत ये है कि इनके 95% के आसपास जो है, ये सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर है, जो करीब 82% इनकी आय को सपोर्ट करता है। यानी कुल 18% खुद कमा पाते हैं, 82% ये सरकारी खर्चे से चलते हैं। अगर सरकारें इनको विज्ञापन न दें तो ये कल बंद हो जाए। और फिर भी इनमें बहुत घाटा चूँकि बहुत हो रहा है, तो अभी पिछले 3-4 महीनों में 1200 लोगों की नौकरी गई। 200 के करीब तो देश का जो सबसे बड़ा चैनल है आज तक, इस ग्रुप में से 200 के करीब पिछले 1-1.5 महीने में गई। इसलिए कि ये उसके अपनी बैलेंस शीट देख लीजिए, उसकी बैलेंस शीट में पिछले साल इसी तिमाही में उसके पास जो इनकम थी, उसमें करीब 80% या 75% उसकी इनकम कम हो गई, प्रॉफिट उसका बहुत छोटा हो गया। तो उससे बचने के लिए लोग यही करते हैं कि नौकरियों से लोगों को कम कर देते हैं, 4 आदमी का काम 2 आदमी से लेने लगते हैं। तो ये हुआ टेलीविज़न। इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, अब इंस्टाग्राम, रेडिफ, पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स, सब बहुत सारी चीज़ें ये जो आ गई, टेलीग्राम इत्यादि इत्यादि। इनके साथ एक भारी समस्या है, ये तो सिर्फ 2 कंपनियों में है, गूगल और मेटा। किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, उसका पीछे मालिक या तो गूगल निकलेगा या मेटा, दोनों बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनका सिर्फ स्टाफ यहाँ रहता है। अभी याद होगा आपको, जब संसद चल रही थी तो आपके इलाके के ही एक सांसद है निशिकांत दुबे जी, वो एक ऐसी संसदीय कमेटी के हेड हैं जो ये डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इन सब को मॉनिटर करने वाली कमेटी है। तो वो आप जानते ही हैं कि वो बीच बीच में मोदी जी को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो उन्होंने एक बहाना बना के कि साहब मोदी जी की फला क्लिप आपके यहाँ से फला दिन में हटा ली गई थी, आइए इसका जवाब दीजिए, कैसे आपने किया। उन्होंने उसको ये जो जुकरबर्ग है उसकी कंपनी के अफसरों को बुला लिया था, आप अभी गूगल करेंगे तो डिटेल आ जाएगा, और बड़ी डांट फटकार लगाई। एक्चुअली तो उसको डांट फटकार इसलिए लगा रहे थे कि इंस्टाग्राम पे तुमने इतना बड़ा जेनजी आंदोलन कैसे खड़ा करा दिया। और तब से इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी रील्स वगैरह रोकी जा रही हैं। और लास्ट आंकड़ा ये है कि हर मिनट, ऐसा कहा जा रहा है, इसके पे बहुत स्टोरीज भी आ चुकी हैं, कि हर मिनट केंद्र सरकार सोशल मीडिया के एक न एक अकाउंट को बंद कराती रहती है, और इसने लाखों अकाउंट बंद करा दिए। तो मैं जिस बात पे आ रहा था कि कैसे मिल्कियत बदली, जो चीज़ पत्रकारिता सबकी थी या किसी की भी थी, जो भी चाहता एक प्रिंटिंग प्रेस अपनी भी ना होती तो किराए पे छोटी प्रेस में अपना काम करा सकता था और अखबार नवीस बन सकता था, अखबार का मालिक बन सकता था, वो चीज़ खत्म होते होते अब अमेरिका तक चली गई है। और चूंकि अब इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, अगर
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 100 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है टोटल, सॉरी, ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे अगर 100 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है तो 65 से 70 रुपये का रेवेन्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है। अब टेलीविज़न के हिस्से में बड़ा रेवेन्यू नहीं है। पहले काले सफ़ेद अखबारों से रेवेन्यू, माने जो विज्ञापन वगैरह से पैसा आता है, पहले काले सफ़ेद अखबारों के पास था सब, उससे रंगीन अखबारों में चला गया, रंगीन अखबारों से ज़्यादा बड़ा हिस्सा टेलीविज़न में चला गया था। अब इनसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चला गया है, जिस पे आप जब भी, चूँकि ज़्यादातर लोग फ़ोन पे हैं और हमारे देश में एक्चुअल यूज़र्स की संख्या 50 से 55 करोड़ है। अकाउंट्स तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया और इंटरनेट अकाउंट्स, लेकिन बहुत से लोगों के डबल और ट्रिपल अकाउंट्स होते हैं। औसत माना जाता है कि 50 से 55 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस समय हैं, जो एक ऐतिहासिक नंबर है। शायद चीन में हमसे ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि चीन में गूगल पे प्रतिबंध है, यूट्यूब वगैरह पे प्रतिबंध है, तो उनके आंकड़े उस तरह से नहीं मिल पाते। भारत में नहीं है, इसलिए आंकड़े मिल जाते हैं। तो ये संख्या 50 करोड़ से ऊपर है भारत में। इतनी बड़ी संख्या है जो राय बना और बिगाड़ सकती है। लेकिन इसी की वजह से पत्रकारिता में वो संकट आ गया, और बहुत तेज़ी से आया, बहुत जल्दी से आया, कि आपको इस तरह के टर्म में सेटिस्फैक्शन मिलता है, या आप उससे भी कड़ा टर्म चाहते हैं जो मीडिया के बारे में आजकल कहा जाता है, गोदी मीडिया। ये टर्म सबको पसंद है, लोग बल्कि उससे भी आगे की बातें कहते हैं। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि ये कैरेक्टर चेंज हुआ, उसका मालिकाना बदल गया, रेवेन्यू का साइज बदल गया। इसलिए जो पैसे दे रहा है उसके लिए वो डांस कर रहे हैं। जब सरकार, उनका 82% रेवेन्यू सरकार की जेब से आ रहा है, तो जो सरकार चाहती है वही मीडिया कर रहा है। सरकार चाहती है कि मीडिया आपसे सवाल करे, सरकार से न करे, विपक्ष से सवाल करे, सरकार से न करे। कोई भी आंदोलन आप करें तो उसको गलत ठहराए, सरकार को सही ठहराए। और सरकार चूंकि एक नेता में निहित कर दी गई है, तो उस नेता की प्रशंसा करे और उस नेता के खिलाफ हर आदमी को गलत ठहराए। इसलिए मीडिया वहां है और वैसा है, और इसलिए वो आपकी आलोचना के केंद्र में है, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस सब वजह से बदल गया है। तो ये दो तथ्य थे। आज के व्याख्यान के लिए जो मैं मुख्य बात शुरू करना चाहता हूँ वो है कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। क्या सिर्फ वोट डाल देना लोकतंत्र है? चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, अदालतें काम कर रही हैं, भले ही आपके खिलाफ ही फैसले दे रही हैं, इसलिए मान लिया जाए कि लोकतंत्र है? नहीं। लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, चुनाव उसकी आधारशिला भी है, लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं है। लोकतंत्र की दरअसल परीक्षा चुनाव वाले दिन नहीं होती। चुनाव वाले दिन सिर्फ सरकार बनती है, उसकी परीक्षा उसके बाद के 5 सालों में होती है, जो इन दो चुनावों के बीच गुजरते हैं। उसमें पता चलता है कि लोकतंत्र है कि नहीं। कैसे पता? तब चलता है कि नागरिक कितना स्वतंत्र है, सरकार से वो क्या क्या पूछ सकता है और क्यों क्यों नहीं पूछ सकता, सरकार उसके कितने जवाब देती है, और क्या पत्रकारिता करने वाला कोई भी शख्स जो अपने को पत्रकार कहता है, वो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करता है, या ये कहता है कि आप थकते क्यों नहीं। विश्वविद्यालयों में क्या हाल है? क्या वहाँ बात होती है? क्या वहाँ चुनाव होते हैं? एक और इसके साथ ही बात आ गई और जंजी से जुड़ा हुआ है। भारत में एक परंपरा होती जा रही है, सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, सिवाय केरल के कोई राज्य नहीं है देश में, और राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है
जहां अब नॉर्मली छात्र संघ के चुनाव होते हों 10-12% बचे। केरल में सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा छात्र संघ के चुनाव होते हैं और केरल का शैक्षणिक स्तर देश में सबसे बढ़िया है। केरल में ग्रेजुएशन में सरकारी कॉलेजों में 100% रिजल्ट है, कोई फेल नहीं हुआ 2025 में। तो छात्र संघ का चुनाव कराने से एक ये तर्क दिया जाता है, और जेन जी के लिए ही ये तर्क ज़रूरी है कि वो समझे इसको। छात्र संघ का चुनाव आपकी शैक्षणिक योग्यता को प्रभावित नहीं करता, वो लोकतंत्र की योग्यता को बिल्कुल प्रभावित करता है अगर चुनाव नहीं हो रहा है। और हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में, ज़्यादातर हिस्से में चुनाव नहीं हो रहा है। दबाव पड़ने पर अब कर्नाटक की सरकार ने इसका अध्ययन करना शुरू किया है कि क्या वजह है कि केरल में हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का चुनाव भी होता है, और केरल की तमाम यूनिवर्सिटियां देश की पहली 20 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, जबकि केरल एक छोटा सा राज्य है। लगभग उसकी हर यूनिवर्सिटी उन टॉप 20 में है। और केरल के कॉलेजेस के बच्चों के रिकॉर्ड्स, रिजल्ट्स, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आबादी की एजुकेशनल स्टैंडर्ड देश में सर्वोत्तम है। तो खैर कर्नाटक ने इसको देखना शुरू किया है, अभी किया किसी ने नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में तो खासकर ऐसा है कि उनका देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन आरएसएस का है, नाम है एबीवीपी। इसके लिए वो कोई आंदोलन नहीं करता, वो ऐसी चीज़ों पे आंदोलन करता है, लव जिहाद पे करेगा आंदोलन, गोकशी पे आंदोलन करेगा, ऐसी हर बात पे आंदोलन करेगा जो अल्पसंख्यकों को निशाने पे रखे। लेकिन जिसके लिए वो संगठन बना है, यानी छात्रों के लिए, वो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए कोई आंदोलन नहीं करता। ऐसा ये सोच आती कैसे? दरअसल इस समय आप ये बहुत सुनते होंगे, हमें बार बार माइथोलॉजी की कहानियां सुनाई जाती हैं। माइथोलॉजी की कहानियां राजा रानियों की कहानियां, और लोकतंत्र राजा रानी का नहीं है भाई। लोकतंत्र तो राजा रानी के खिलाफ पैदा हुआ है। लोकतंत्र हमारे संविधान की पहली लाइन में लिखा है, लोकतंत्र है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लोकतंत्र भारत के लोगों का है, राजा का, रानी का, या किसी माइथोलॉजी के हीरो का नहीं है। तो अगर हमारा है तो हमारे हित कहाँ है? हमारे हित है कि हमारी सरकार जवाबदेह हो, हमारे सवालों के उत्तर दे रही हो, हमारा मीडिया आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा हो, और हमें ऐसे कानूनों का संरक्षण प्राप्त हो जिसमें ऐसा कुछ करने पर हमारे खिलाफ किसी किस्म की ऐसी हरकत न हो जिसे तानाशाही कहा जाता है। तो हम एक नागरिक समाज हैं, प्रजा नहीं है। इस अंतर को समझिए। जो राजा रानी की दुनिया होती है उसमें राजा होता है और प्रजा होती है। लोकतंत्र में नागरिक होता है और नागरिक द्वारा चुनी गई नागरिक की सरकार होती है, वो आपकी सेवक होती है, यहां कोई मालिक नहीं होता। लेकिन हमें धीरे 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 बड़ी चालाकी से राजा रानियों की कहानी सुना के, ये बता के कि 1000 साल पहले कोई हिंदू राजा था, अब दूसरे हिंदू राजा आए हैं, स्वीकार कराया जा रहा है जो लोकतंत्र नहीं है, जो फिर हमें राजा प्रजा में उलझाना चाहता है, हमसे लोकतंत्र छीनना चाहता है। जैन जी है जो इसको तार्किक तौर पर प्रतिकार करेगा, क्योंकि हम लोगों की तो जो उम्र बीत रही है। आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जिन पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी असाधारण कुर्बानियां देके ये आज़ादी हासिल की है, ये संविधान अंगीकार किया है जो पहली लाइन में लिखता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस लाइन की आपको हिफाजत करनी है, और आप ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं। आपने करके दिखा दिया। देखिए, आज तकनीकी विकास ने
बहुत सारी सुविधाएं मनुष्य को दे दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज आप दुनिया के किसी कोने में एक फ़ोन हाथ में लेके दूसरे व्यक्ति के समक्ष हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, न जाने क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, सब कुछ बहुत कुछ तकनीक ने हाथ में कर दिया है। और भी इतनी तेज़ इसमें विकास हो रहा है, चूँकि इस समय दुनिया में रिसर्च के जो, मान लीजिए रिसर्च में दुनिया 100 रुपये खर्च कर रही है, तो लगभग 42 रुपये वो खर्च कर रही है कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करने में। इसलिए इस क्षेत्र में तो इतनी तेज़ गति है कि हम एक फ़ोन पिछले साल खरीदते हैं, उससे उस साल के बाद 3 नए फ़ोन दूसरी तरह के आ जाते हैं जिनमें बहुत नई नई चीज़ें होती हैं और हमें लगता है कि हमारा तो पुराना हो गया। इसमें हमेशा ऐसा होता रहेगा। ऐसी स्टेज आ सकती है कि अभी एक चश्मा है जो AI वगैरह सारे काम कर रहा है, घड़ी है जो AI वगैरह की और फ़ोन के सारे काम करती है, कुछ दिनों में कोई चिप आ जाएगी आपके बॉडी में कहीं फिट हो जाएगी, पता चला किसी को पता ही नहीं है आपके यहाँ लगा हुआ है, उससे आप बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बहुत से लोगों को आप देखते हैं ईयरफोन लगाए रहते हैं, आजकल जो वाईफाई वाले हैं, पता नहीं लगता कि वो आदमी क्यों बोलता चला जा रहा है, वो कान में लगाया रहता है, वो फ़ोन कर रहा होता है। तो ये तकनीक बहुत तेज़ विकसित होती रहेगी। हम लोग तो उसको उतना नहीं सीख पाए। जेन जी के आप लोगों के लिए है कि आप उसे बहुत अपडेट रहें इन चीज़ों से। अब देखिए AI फ्री भी अवेलेबल है, आप सब लोग इन चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। और सिर्फ मेरी ही बात नहीं, अपनी भी बातों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जितना ज़्यादा आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ दुनिया में परिवर्तन होने वाले हैं और इन नए विकास ने जो AI वगैरह के हुआ है, बहुत से काम बहुत छोटे कर दिए। जैसे मैंने ये लेख आपसे बातचीत करने के लिए लिखा, तो मैंने इसे चेक करने के लिए इसमें डाला कि भाई फैक्चुअल मिस्टेक्स आप इसकी जांच करके हमें बता दें, अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो मैं उनको करेक्ट कर लूँ। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, डेट्स वगैरह मैं उसमें करेक्ट कर सका। तो ये सब बहुत आसान हो गया है। पहले किताब वगैरह कोई दे देता था, महीनों लगते थे उनकी रिव्यू वगैरह करने में, अब तो आप उसको अपलोड कीजिए, आपको ये करके तुरंत दे देगा। तो ये जो विकास इस क्षेत्र में हो रहा है, 2 ही क्षेत्र हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विकास, बहुत ज़्यादा धन रिसर्च पे खर्च हो रहा है, और धन जहाँ ज़्यादा खर्च होता है वहाँ जल्दी डेवलपमेंट्स होते हैं। दूसरा हेल्थ का सेक्टर, हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बाजार के कारण लोग उसको छुपा के रखते हैं कि आज नहीं कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कैंसर वगैरह की चीज़ों पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, या वो बहुत महंगी कर दी जाती है जिसे सब नहीं खरीद पाते। कई बार आप खबरें सुनते होंगे कि फला बच्चे की जान एक इंजेक्शन से बच सकती है, लेकिन उसकी कीमत 16 करोड़ है। तो ये नॉलेज की कीमत हो जाती है और बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। खैर वो विषय अलग हो जाएगा। मैं आता हूं कि सरकारों की सुविधा क्या हो गई। जैसे ही आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, ये बातें आप जानते भी होंगे, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, वैसे ही आप मॉनिटर हो जाते हैं। आज से पहले एक और सुविधा थी, सरकारों के पास हमें मॉनिटर करने, हमारी जासूसी करने, हमारे बारे में जानने, हमें 100% अपनी निगाह में रखने के टूल्स ऐसे नहीं थे। इसने सुविधा तो दी, लेकिन हमें जंजीरों में जकड़ लिया। ये हमारी हर चीज मॉनिटर करता है। अभी अगर मैं कोई चीज़ बोलूं कि मुझे एक मकान खरीदना है झारखंड में, ये सुन रहा है, थोड़ी देर बाद मैं जब कोई फेसबुक पे या कहीं जाऊंगा, ये मुझे झारखंड के प्रॉपर्टी के वो दिखाने लगेगा। हाँ, और आप मान लीजिए फेसबुक पे हैं, उसमें कुछ विज्ञापन चल रहा है, आप अगर रुक गए 1 मिनट बाद और उसके बाद आप आगे बढ़े कोई चीज़, उसके बाद वो आपको तब तक पीछा करता रहेगा जब तक वो आपसे खरीदवा नहीं लेगा। तो ये तकनीक के विकास से समस्या ये है कि हमारी, ये सब जानता है कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये जानता है कि मेरे पर्सनल रिलेशन कहाँ हैं, कौन मेरी पत्नी है, कौन बच्चा है, कौन नहीं है, कोई और गलत बात है तो वो भी जानता है, अच्छी गलत सब जानता है। ये हमारा जासूस है और इसकी नाभिनाल सरकार के हाथ में। कैसे हो जाती है? सरकार कहती है आधार कार्ड लीजिए,
नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, यात्रा में टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं, इतने आपको फोर्स करती है कि आधार आप ले लेते हैं। आधार लेते ही आपसे कहा जाता है आधार को आप कंफर्म कराइए। कैसे कराएंगे? अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल इससे अटैच कराइए। मोबाइल अटैच कराते ही हम अटैच हो गए सरकार से। हमारी हर इंफॉर्मेशन जो ये रिकॉर्ड कर रहा है वही इंफॉर्मेशन सरकार भी रिकॉर्ड कर रही है। तो इस दौर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पर्सनल प्राइवेसी जो है वो तकनीक के विकास ने सुविधा दी, लेकिन वो छीन ली हमसे। तो ऐसी सरकारें अगर कहीं आ जाती हैं, जैसे अब ये तो इसके कई उदाहरण हैं। जैसे ब्रिटेन में एक मामला हुआ था, जब यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन शामिल हो कि नहीं, ये 8वें-9वें दशक की बात है। तो लोगों की राय, अमेरिका चाहता था कि ब्रिटेन शामिल ना हो यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अगर ब्रिटेन भी शामिल हो जाता तो वो एक ब्लॉक, वैसे भी वो बहुत तगड़ा ब्लॉक है, लेकिन और भी तगड़ा हो जाता। अमेरिका चाहता था ब्रिटेन उसके साथ रहे। तो वहाँ एक ब्रेक्सिट यानी एक अध्ययन किया गया सोसाइटी में, 71 पैसे में दोपहर का भोजन ओलंपियन पैदा करेंगे हम इससे। और वही राज्य सरकार उसने काउ शेल्टर खोल रखे हैं, गाय के लिए 50 रुपए रोज देती है। ये आंकड़े देखिएगा, मेरी बात पे यकीन मत करिए, इसको देखिएगा, खुद देखिएगा। और गाय पे जो रकम है पहले 30 रुपए थी, अभी 2 साल में चुनाव से पहले वो बढ़ा के 50 की गई है। और बच्चों के लिए जो पैसा है इसमें शायद 6 पैसे बढ़ाया गया है पिछले 15 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये सवाल है जो अगर मीडिया नहीं, ये आपको किसी मीडिया में मिलेगा नहीं, कोई मीडिया सवाल ही नहीं कर रहा। एक चीज और ग्रोक से पूछिए कि हमें बताइए कि मोदी जी के पास जो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है और मोदी जी पर नोएडा के चैनलों में से 1 2 3 4 5 जो भी हैं सबके नाम लिख के ग्रोक से पूछिए। हमें बताइए कि पिछले 12 साल में, हर मीडिया से अलग से पूछिए कि रिपब्लिक टीवी ने कितनी बार, ये है प्रधानमंत्री, ये उनके पास ये विभाग हैं, इन विभागों के किसी गड़बड़ी के बारे में कितनी रिसर्च स्टोरी की है अब तक। आप अचरज करेंगे कि पिछले 12 साल में एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय मीडिया कहलाने वाले जोकरों ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक भी रिसर्च स्टोरी ही नहीं की है। राम राज्य चल रहा, इस तरह की सारी स्टोरी सोशल मीडिया पे हो रही है, गलत या सही, कमजोर लिखी हुई सही। तो ये जो परिस्थिति आई है ये अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये जो अलोकतांत्रिक परिस्थिति आई, इसकी कुछ वजहें देखिए। एक पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून ईडी लागू करती है। दुनिया भर में बैठ के ये दुनिया भर में तय हुआ था, हमारे यहाँ भी लागू हो गया, सही बात है। आतंकी नेटवर्क से लड़ना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग है तो रोकनी चाहिए, देश की सुरक्षा करनी चाहिए, नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है तो रोकना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसको रोकने की जो मशीन आप बनाएंगे, अगर वो अत्याचार करने लगे तो उसको कौन चेक करेगा? क्या लोकतंत्र में कोई मशीन हम ऐसी बना सकते हैं जिसका कोई चेक और बैलेंस ही ना हो? और अगर हम ऐसी कोई मशीन बना लेते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां होगा? पीएमएलए में यही हुआ और इस पे ठप्पा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा क्यों लगाया? जिन जज साहब ने 2022 में पीएमएलए की इस स्कीम पे, जिसमें उनसे कोई पूछताछ करना मुश्किल था,
वो चाहे जिसको पकड़ लेते, ईडी चाहे जिसको पकड़ लाती। आप देखते ही हैं जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी के छापे उस राज्य की विपक्षी पार्टी के यहाँ पड़ने लगते हैं। ये मनमानी इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने उनको इस मनमानी करने के लिए तलवार हाथ में दे दी, और तलवार देने वाले जज साहब को इनाम के तौर पर कानून में रास्ता बदल के एनएचआरसी की चेयरमैनशिप दे दी गई। पहले एनएचआरसी के चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उसमें कानून बदल दिया गया कि अब कोई भी जज हो सकता है, और चूंकि ये प्रिय जज जो हैं चीफ जस्टिस नहीं थे तो इनको जो है कानून बदल के उपकार दिया गया। ये सरकार इस मामले में कमाल करती रही। जिन सज्जन ने हमारे गृह मंत्री जी को 2012-13 में रेमेडी दी थी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उनको केरल का गवर्नर बना के रिटायरमेंट के बाद अवार्ड दिया गया था। जब जिस जज ने इस सरकार के ऐसे मामलों में सरकार के पक्ष के फैसले किए हैं सबको इनाम मिला है। इन चीजों ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया। आज पीएमएलए पे सवाल करना असंभव है, और किसी को भी वो पीएमएलए में डाल लें तो उसको जमानत मिलना असंभव है, क्योंकि पीएमएलए के कानून में ऐसा है, वो कानून ऐसा लिखा गया है जो अपने आप में चैलेंज है। और इसीलिए यह हालत है कि एनएचआरसी को अब अंतर्राष्ट्रीय बॉडी एनएचआरसी मानने से ही इनकार कर रही है, क्योंकि ये सारे तथ्य उनके पास भी हैं। तो ये हुआ पीएमएलए कानून की वजह से। इसमें 2019 में एक्सप्लेनेशन जोड़े गए थे जिनको 2022 में सुप्रीम कोर्ट से व्यवस्था मिल गई थी। इसके बाद जो दूसरा ऐसा ही कानून है वो यूएपी कानून था। बात वही है, देश की सुरक्षा का सवाल है, कैसे कोई मना कर सकता है। आतंकवाद का सवाल है, कैसे कोई मना कर सकता है। फिर वही सवाल आता है वो जो नागरिक का सवाल है कि अगर आपने जो व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था की है वो किसी व्यक्ति को पकड़ के, जैसे जेएनयू के उस लड़के को पकड़ के रखा हुआ है 6वां साल जिसका चल रहा है, उमर खालिद, मैंने उस केस को डिटेल पूरा पढ़ा है, आप भी पढ़िए, जो मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़िए, अफवाह को नहीं। अफवाहें कि उसने कहा टुकड़े टुकड़े करेंगे और फलाना करेंगे, वो अफवाहें, वो आप उनको चेक कर लीजिए, वो अफवाहें। अभी कहीं ऑथेंटिक रिकॉर्ड पर कहीं किसी ने ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया है कि उसने ऐसा कहा। तो उसके खिलाफ जो केस है आप उसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस केस में आदमी 6 साल से अंदर है और जमानत नहीं हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो रही, इसलिए कि उसके लिए यूएपीए लगा दिया गया। यही कानून था जिसने फादर स्टैन स्वामी की जान ले ली थी, और इस कानून ने इस नौजवान बच्चे की जो बहुत प्रॉमिसिंग है, युवा है, ये तो मिलेनियल हो गया, इसके जीवन के 6 वर्ष नष्ट कर दिए। और मुझे नहीं मालूम कि कब उसको आज़ाद हवा मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी मिलेगी। लेकिन ये वो कानून है जिन्होंने नागरिकों से नागरिक की हैसियत छीन ली। जैन जी के बच्चों, आपको ये हैसियत वापस ला के इस देश के नागरिकों को सौंपनी है। ये हमारा हक है, ये संविधान में लिखा है, ये बुनियाद है, हमारी आजाद होने की बुनियाद है, और इस बुनियाद को आपको हासिल करना। मैं और बोलता, लेकिन मेरा गला थोड़ा खतरा कर रहा है तो मैं माफी मांगूंगा। अब सवाल होंगे तो मैं जवाब आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in